Hello friends, my name is Aman Maheshwari and I am a CA final student and preparing for CFA level 1 as well. Today we are going to start a new topic that is bank reconciliation statement. ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ऐसा मुझे बच्चे बोलते हैं कि भैया हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा हमको ऊपर से जा रहा है, हमको चीज़ें रटनी पड़ रही है। तो बिलीव मी ये चैप्टर बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, आपको इसमें कुछ भी रटने की नीड नहीं पड़ेगी, बस आप मेरे साथ साथ ये चैप्टर पढ़ते जाओ। इसमें अपन एक अप्रोच यूज़ करेंगे, शावा शावा अप्रोच। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको कुछ भी रटने की नीड नहीं आएगी, आपको सब एकदम दिमाग में यहाँ पे घुसेगा और दिल तक पहुँचेगा। अरे आप मेरे साथ बस पढ़ते जाओ। अगेन दिस चैप्टर included in class 11th accounts. This chapter is included in CA foundation course. ये बीकॉम में भी आता है, प्लस अदर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में भी आता है इन विच अकाउंट्स इज इन्वॉल्व। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बट सबसे पहले इस चैप्टर का सामना कहाँ पे होता है? सबसे पहले इस चैप्टर का सामना स्टूडेंट का होता है क्लास 11th में। उसको समझ नहीं आता कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं यार, वाई दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन अ कोर्स, है ना। तो सबसे पहले हम इसके डेप्थ में जाए, इसके कॉन्सेप्ट को समझे इस चैप्टर के। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार हम इस चैप्टर को आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, हम उसको पढ़ने की नीड क्या पड़ी है, इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड इसका मीनिंग। ठीक है, चलो। तो मैं अगर आपको बताऊं कि आज हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, तो देखो, आपको क्लास 11th के अकाउंट्स की ब्यूटी पता है क्या? अब कोई सा भी है ना टॉपिक उठा के देख लो, वो आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के सराउंडिंग से में ही मिलेगा, लाइक उसके आसपास या उससे निकला हुआ ही वो कुछ चैप्टर होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रोसेस को समझेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस होती क्या है और उसमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आता कहाँ है। आपने अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत बार पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी है वो अब पढ़ लेवे। आपको मैं बता दूंगा कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है, इसलिए आपके क्लास 11th में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि क्लास 11th अकाउंट्स इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस। क्लियर है? तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रोसेस एक बार देखते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस की स्टार्ट कहाँ से होती है? अकाउंटिंग की स्टार्ट कहाँ से होती है? अकाउंटिंग की स्टार्ट होती है इवेंट से। इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट, घटना। बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बट हमारे लिए रेलेवेंट कौन सा इवेंट है और कौन सा इवेंट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो हम इवेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। वी विल आस्क सम क्वेश्चंस टू इवेंट और इवेंट हमें उन क्वेश्चंस का जवाब देगा। तो सब रेडी है? हम इवेंट से कुछ सवाल पूछेंगे। सब रेडी? ठीक है। तो हम इवेंट से क्या क्या सवाल पूछेंगे? हम इवेंट से कुल 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर उन 3 क्वेश्चंस के जवाब इवेंट यस देता है, अफर्मेटिव देता है, तो हम आगे देखेंगे फिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आर यू रिलेटेड टू माई बिजनेस? आर यू केपेबल टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी? इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन? मेरे सवालों का जवाब दो ना। तो हमने उनसे 3 सवाल पूछे हैं कि हे इवेंट, आर यू रिलेटेड टू माई बिजनेस? क्या आप मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो? आर यू केपेबल टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या आपको मनी में मेजर किया जा सकता है? क्या आपको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है? इज़ देयर एनी चेंज इन फिनेंशियल पोजीशन? क्या आपके होने से मेरे फिनेंशियल्स पे कुछ फ़र्क आएगा? फिनेंशियल्स लाइक या तो मेरी एसेट्स चेंज होगी, या मेरी लाइबिलिटीज़ में कुछ इम्पैक्ट आएगा, या मेरे इनकम में कुछ इम्पैक्ट आएगा, या मेरे एक्सपेंसेस में कुछ इम्पैक्ट आएगा। क्लियर है? तो अब इवेंट क्या बोलेगा? इवेंट क्या जवाब देगा? इवेंट बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड, यस आई एम केपेबल टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ मेरे होने से फिनेंशियल्स पे फर्क आता है। ठीक है? तो इवेंट ने सारे सवालों के जवाब हाँ में दिए। यस आई एम रिलेटेड टू योर बिजनेस, यस आई एम इनफ केपेबल टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, यस मेरे होने से तुम्हारे फिनेंशियल्स में चेंज आएगा। क्लियर है? क्योंकि हम अकाउंट्स में कौन सी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं? हम अकाउंट्स में सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, प्लस हम क्वांटिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और इन दोनों से हमारे अगर कुछ इम्पैक्ट आता है फिनेंशियल्स पे, तो इवेंट ना रह के नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फाइनेंशियल इवेंट, और आप उसको बोलते हो, क्या बोलते हो आप उसको? ट्रांजैक्शन। नाउ इवेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू ट्रांजैक्शन। क्लियर है क्या? चलो, अब ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या होता है? ट्रांजैक्शन लाइक
सपोज करो मैंने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो इस ट्रांजेक्शन्स में क्या इन्वॉल्व हुआ? फर्नीचर और कैश, क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीदा है तो मैंने कैश दिया होगा। सपोज करो क्योंकि हमने कैश में ख़रीदा है, आप क्रेडिट में भी खरीद सकते हो, बट मैंने कैश दे के फर्नीचर लिया, तो मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है, व्हाट इज़ कमिंग इन माय बिजनेस एंड व्हाट इज़ गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस। क्लियर है? तो आप यहाँ क्या होगा, आप अकाउंट्स आइडेंटिफाई करोगे कि उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। लाइक एक फर्नीचर हो गया और एक आपका कैश हो गया, ठीक है। तो एक कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि उनका नेचर क्या है, फर्नीचर का नेचर क्या है, कैश का नेचर क्या है। फिर आपने कुछ गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे ना, रियल का, पर्सनल, नॉमिनल, ये आप सब आपने पढ़ा होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पढ़ा होगा आपने। इसी तरीके से रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरीके से आपका नॉमिनल का क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये आपने पढ़ा होगा। उसके अकॉर्डिंग पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि यस हमारे बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में ये जा रहा है, ये रियल है, ये नॉमिनल है, ये पर्सनल है। इतना सब कुछ करने के बाद आप क्या करते हो, इतना सब कुछ करने के बाद आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड कहाँ करते हो, सबसे पहले जर्नल में। क्लियर है? तो उसके बाद क्या होता है, जर्नल एंट्री पास करते हो। आप जर्नल एंट्री पास कर दी, जर्नल एंट्री पास करने के बाद आप उसकी पोस्टिंग करते हो। पोस्टिंग कहाँ करते हैं, पोस्टिंग हम करते हैं लेजर में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, सबसे पहले इवेंट से हम कुछ सवाल पूछेंगे। नाउ देन वी कन्वर्टेड इनटू इवेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा, हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, हम उसका नेचर पता करेंगे। नेचर पता करने के बाद हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम उसको लेजर में पोस्ट करेंगे। लेजर में पोस्ट करने के बाद आप क्या करते हो, ट्रायल बनाते हैं हम सर, ट्रायल। यस, वी विल प्रिपेयर नाउ ट्रायल बैलेंस। लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, जो हमारे पास बैलेंसेज आते हैं उससे हम एक समराइज्ड लिस्ट बना देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो हमारे अकाउंट्स का मेन मोटिव है, ठीक है। ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों को हम बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो भी हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स आए, जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस आया, हम उसको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं और कम्युनिकेट कर देते हैं हमारे यूज़र्स को। ये होती है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। अब आप मुझसे एक सवाल पूछोगे कि सर इसमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो पिक्चर में आया ही नहीं। ओ हो, ये क्या हो गया, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो पिक्चर में आया ही नहीं। अब मेरी बात सुनो, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ और प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस क्या होती है, लाइक ट्रायल बैलेंस आपके लिए क्या है, ट्रायल बैलेंस में आपका पूरा एक समराइज्ड व्यू आ गया है जो भी हमारे बिजनेस में हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ उसमें एरर्स आ गई हो, ट्रायल बैलेंस में हो सकता है ना, हमने कुछ गलत रिकॉर्ड्स कर लिया हो तो वहाँ पे आ गया हो। और हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो हम उसको वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही में वास्तव में रियल में मतलब इतना ही अमाउंट है या नहीं है। लाइक आपके डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, तो आप उनके अमाउंट्स को वेरीफाई कैसे करोगे, सामने वाले से पूछोगे आप कि भाई तुम्हारी बुक में भी इतना ही बैलेंस आ रहा है क्या, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मेरी बुक में आपका बैलेंस इतना आ रहा है क्या, आपकी बुक में भी मेरा बैलेंस इतना आ रहा है। इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन, बैलेंस कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे एक बिफोर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ मैं लिखता हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि हो सकता है ना यार हमारे बिजनेस में मतलब हमने कुछ गलतियाँ कर दी, वो रिकॉर्ड हो गई, तो सबसे पहले हम उसको सही करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। क्योंकि अगर हम चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो हमारे फाइनल अकाउंट सही नहीं बन पाएंगे। फाइनल अकाउंट सही नहीं बनेंगे तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकल के सामने नहीं आएगा। तो हमें सारी गलतियों को दूर करना होगा जिससे हमारा फाइनल अकाउंट्स, हमारा P&L, हमारा प्रॉफिट एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। क्लियर है? तो हम यहाँ करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो भी गलतियाँ हो गई हम उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। अगेन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ और करते हैं, उसको कहते हैं बैलेंस कन्फर्मेशन, कि हमारे बुक में जो जिस इसका जो भी बैलेंस आ रहा है हम उसको कंफर्म करते हैं। एक्सपेंसेस को हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये सही लिखा है या नहीं लिखा। और कुछ जो भी पर्सनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं, डाटा क्रेडिटर्स, उनको हम बैलेंस कन्फर्मेशन करते हैं सामने वाली पार्टी से कि इतना ही बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यही है ना बेटा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी पिक्चर में आता है। अब देखो, हमारा कुछ पैसा बैंक में भी रखा होता है, ठीक है, तो हम उसको
हमारी बुक में रिकॉर्ड करते हैं कि यार हमारे बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बैंक के, वो हम सब रिकॉर्ड करते हैं। और इसी तरीके से जहाँ पे हमारा अकाउंट है वो बैंक भी उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। तो हम उसको देखते हैं क्या जो बैंक हमको अमाउंट बता रहा है क्या उतना ही अमाउंट मेरी बुक में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। उसको भी तो कहेंगे ना बैलेंस कंफर्मेशन कि भाई मेरी बुक में मेरे बैंक का बैलेंस इतना आ रहा है, क्या बैंक की बुक में भी मेरा बैलेंस इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो कंफर्म करोगे ना आप। तो ये चैप्टर इसीलिए हम पढ़ रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, दोनों को कंपेयर करने के लिए कि दोनों सेम हैं या नहीं हैं। समझ में आता है क्या? अब तुम्हें पता चलेगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस से निकला हुआ है। क्लियर? यहाँ पे तुम क्या करोगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम अब तुम्हारे बैंक का बैलेंस वेरीफाई कर रहे हो। किससे कर रहे हो? बैंक में जो तुम्हारा अकाउंट है वहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारा बैलेंस कितना आ रहा है, और तुम प्लस अपनी बुक्स में देखोगे कि तुमने कितना रिकॉर्ड किया है। उसको ही तो बोलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए दो चीज़ें होनी तो ज़रूरी होगी ना, तभी तो आप किसी चीज़ को वेरीफाई कर पाओगे क्या सही है या नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, इसको बोलते हैं बैलेंस कंफर्मेशन। और बैलेंस कंफर्मेशन का एक पार्ट क्या होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? सबको समझ में आया क्या? चलो ठीक है। ये थी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें हमने क्या देखा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहाँ आता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम दो चीज़ें करते हैं, एक चीज़ हम करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि हमने जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करी है अभी तक, जो भी चीज़ें पोस्ट करी है, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है तो उसमें हो सकता है कुछ गलतियाँ रह गई हो, तो हम उसको पहले डिटेक्ट करेंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे, जिससे हमारे करेक्ट फाइनेंशियल्स बन पाए, हमारा ट्रेडिंग P&L सही से बन पाए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी बैलेंस शीट सही से बन पाए, हम करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता कर पाए। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हमारे ट्रायल में जो जो भी बैलेंसेस आ रहे हैं हम उसको सबको वेरीफाई करते हैं, तो हम वहाँ पे करते हैं बैलेंस कंफर्मेशन। इसी सीरीज़ में हम अपने बैंक का बैलेंस भी कंफर्म करते हैं। बैंक का बैलेंस किससे कंफर्म करोगे, कि जो भी आपके बैंक में अकाउंट है वहाँ पर आप जाके पता करोगे कि आपके बैंक का अकाउंट एज़ पर बैंक कितना आ रहा है, और आपने अपनी बुक में कितना रिकॉर्ड किया, आप उसको बैलेंस मतलब आप उसको रिकनसाइल करोगे, वेरीफाई करोगे कि वो दोनों सेम है या नहीं है। तो हम यहाँ पे पिक्चर में पढ़ते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है? नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी द मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ हम एक एक वर्ड को बाइफरकेट करेंगे कि बैंक का मीनिंग क्या होता है, रिकन्सिलिएशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज स्टेटमेंट। हम तीनों चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर हम एक कंबाइंड व्यू में देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो, व्हाट इज अ बैंक। बैंक क्या होता है? अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मनी में डील करता है। अब मनी में डील कैसे करता है, मतलब जहाँ एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से पैसा जा रहा है, पैसा ही पैसा बह रहा है। ठीक है, तो देखो डील्स इन मनी का मतलब क्या हुआ, बैंक है ना, जो कस्टमर्स होते हैं बैंक के, वो उनसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। मतलब आप अपने डिपॉजिट्स, आपकी जो सेविंग्स होती है वो आप कहाँ डिपॉजिट कराते हो, बैंक में डिपॉजिट कराते हो, तो बैंक उन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। प्लस अगर हमें कुछ कभी लोन्स की नीड होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक लोन के फॉर्म में पैसा देता है। क्लियर है? तो डील्स इन मनी का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर एंड प्रोवाइड और लैंडिंग एडवांसेस टू कस्टमर्स। जब वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है कस्टमर से, क्योंकि वो कस्टमर का पैसा अपने पास रख रहा है। अब देखो, जब हम पैसा लेते हैं बैंक से तो हमारे लिए लोन होता है, इसी तरीके से जब बैंक हमसे पैसा लेगा तो वो बैंक के लिए लोन हो गया। क्लियर है? तो उस लोन पे जो बैंक ने हमसे लिया है, मतलब हमने हमारा पैसा डिपॉजिट किया है, तो हम उस पर क्या मांगेंगे, उस पर इंटरेस्ट मांगेंगे, क्योंकि हम अपना पैसा वहाँ पे जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक हमको क्या करता है, यहाँ पे प्रोवाइड इंटरेस्ट टू कस्टमर्स। इसी तरीके से जब हम पैसा लेते हैं बैंक से इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो हमको उस पर कुछ इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है। इस पर क्या होगा, इस पर बैंक हमसे चार्ज करेगा चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, सो चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स। क्लियर है? तो अब जब ये इंटरेस्ट जो हमको बैंक देता है हमारी डिपॉजिट्स पे, उसकी जो रेट होती है इंटरेस्ट रेट की, वो होती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरीके से जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमको उन पे हायर इंटरेस्ट पे करना रहता है। क्लियर? तो इस पे होती है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक की इनकम का जो मेन सोर्स होता है ना, वो इंटरेस्ट इनकम होता है। तो अब देखो,
सपोज करो अगर आपने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज़ आपने डिपॉजिट करा है और उस पर इंटरेस्ट रेट थी 6%, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला 6,000, तो बैंक के लिए एक्सपेंस कितना हो गया 6,000। इसी तरीके से आपने ना 1 लाख रुपए बैंक से लोन भी लिया था, लोन, तो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट थी वो सपोज करो 9% थी, और आपने 1 लाख रुपए लोन लिया था, तो आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 9,000, और ये बैंक के लिए क्या हो गई इनकम। तो बैंक का टोटल इनकम कितना आ गया इधर, अगर मैं इससे निकालूँ इनकी इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा 9,000 जो उन्होंने रिसीव किया माइनस 6,000 जो उन्होंने पे किया 3,000, ये जो डिफरेंस आया ना 3,000 का, वो होती है इनकी इनकम। ये होता है इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम की, लाइक जो भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट्स उस पर इंटरेस्ट देते हैं लो रेट से, और जो भी लोन दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हाई रेट से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो जाती है इनकी इनकम। क्लियर, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी, हु accept deposits from customer and provides or giving lending advances to customers। अब ना फंक्शंस ऑफ बैंक्स, बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बैंक क्या क्या वर्क करता है, तो बैंक के फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है बैंकिंग फंक्शन, एक होते हैं नॉन बैंकिंग फंक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं बैंकिंग फंक्शन। बैंकिंग फंक्शन में जो सबसे मेन कैटेगरी के जो वर्क्स होते हैं बैंक के, वो क्या होता है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, जो कि अभी हमने देखा, एक होता है लैंडिंग एडवांसेस जो कि लोन वगैरह देता है, और एक होता है अदर फंक्शन जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स भी दो तरीके की होती है, एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट किसको बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट इट इज़ अ डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट और अ पीरियड टू मैच्योरिटी। टाइम डिपॉजिट उसको बोलते हैं जिसमें ना एक टाइम लिमिट होती है मैच्योरिटी की, लाइक आपको उतने ही पीरियड के बाद वो पैसा वापस से मिलेगा, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स का एग्जांपल क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट्स, एफडी, आरडी, वो एक फिक्स पीरियड के लिए होती है ना, अगर आप उससे पहले निकालोगे तो वो पेनल्टीज़ वगैरह लगती है, बट वो एक फिक्स पीरियड के लिए होती है। ऐसा नहीं होता कि जब मन चाहा जब उसको उसमें से पैसा निकाल लिया, नहीं, वो कुछ उसका पीरियड 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, वॉट एवर। ठीक है, तो उसका होता है, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, क्योंकि उसमें जो एक मैच्योरिटी का पीरियड फिक्स होता है। इसी तरीके से एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट किसको बोलते हैं, डिपॉजिट ऑफ मनी दैट कैन बी विड्रॉन विदाउट प्रायर नोटिस, मतलब उसमें से आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, लाइक अपन एटीएम गए, अपन ने पैसा निकाल दिया, तो किसमें से निकलता है, या तो वो आपके सेविंग अकाउंट से निकलेगा या वो आपके करंट अकाउंट से निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, की जब आपने डिमांड करा तब आपके हाथ में पैसा आ गया, जब चाहा तब पैसा। ठीक है, तो एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो डिपॉजिट दो तरीके की हो गई, कि एक तो वो टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। और डिमांड डिपॉजिट पे आपने देखा होगा आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट मिलता भी तो वो बहुत नॉमिनल सा होता है, क्योंकि वो बदलता जाता है। बट टाइम डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट्स पे आपको मेनली इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड होती है, सेविंग वगैरह पे तो कुछ इंटरेस्ट होता भी नहीं है। क्लियर है। इसी तरीके से लैंडिंग एडवांसेस, लैंडिंग एडवांसेस में क्या होगा, वो अपन को बहुत तरीके के लोन्स प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा आजकल हर चीज़ के लिए लोन मिल जाता है, तो ये लोन कौन देता है, ये लोन मेनली बैंक ही देते हैं। तो बैंक वेरियस पर्पज़ के लिए लोन प्रोवाइड करता है, सच एज हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन। व्हीकल लोन में अगेन आपके 2 व्हीलर लोन आ जाता है, 4 व्हीलर लोन आ जाता है ना, इधर आप लिख सकते हो 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन। भाई आपको कार खरीदनी है, अच्छा है, तो चलो ईएमआई पे उठा लो, लोन ले लो। क्रेडिट कार्ड्स लोन, इसी तरीके से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी वो प्रोवाइड करता है। तो एक फंक्शन क्या हो गया, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, एक फंक्शन क्या हो गया, लोन प्रोवाइड करना। इसके अलावा बैंक क्या क्या और फंक्शंस करता है, देखो, बैंक ऑल्सो परफॉर्म सर्टन अदर फंक्शंस लाइक इशूइंग डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। डिमांड ड्राफ्ट भी एक तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है, जिसमें ना बैंक दूसरे बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है टू पे अ सर्टन सम टू अ स्पेसिफाइड पार्टी, मतलब वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट होगा जिसको आपको एक पर्टिकुलर पार्टी को पे करना है। ऐसा एक बैंक दूसरे बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। ठीक है, तो ये होता है डिमांड ड्राफ्ट। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, एक पूरा क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सारे जो वर्क किए जाते हैं वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किए जाते हैं। वो क्रेडिट कार्ड बनाना, उसके जो भी वगैरह वर्क्स वगैरह रहते हैं वो सारे वहाँ पे बैंक में परफॉर्म किए जाते हैं। करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज का भी एक पूरा फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होता है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है हर एक बैंक का, जहाँ पे करेंसी से रिलेटेड वर्क किए जाते हैं, करेंसी कन्वर्ट की जाती है, और भी तरीके के वर्क्स करेंसी से रिलेटेड वहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा होता है इशूइंग एलओसी। एलओसी किसको बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का पेमेंट मैकेनिज्म होता है इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह करने में, जहाँ पे बैंक अपनी कुछ गारंटीज वगैरह देता है, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इस तरीके के और भी वर्क्स होते हैं जो कि एक बैंक करता है। मतलब बैंक के कोर वर्क्स तो क्या हो गए, बैंक के कोर वर्क्स हो गए आपके
डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, उसके अलावा कुछ और भी हमने वर्क्स देखे बैंकिंग फंक्शंस में, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो बैंक के कोर वर्क्स कौन कौन से हो गए? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, लैंडिंग, एडवांसेस एंड अदर फंक्शन जो हमने देखे। उसके अलावा नॉन बैंकिंग फंक्शन जो कि बैंक के कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है उसके अलावा, बट वो फिर भी करता है, लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, PMS। यहाँ पे क्या होता है, वो अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हो तो वो वहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यूटिलिटी पेमेंट्स किसको बोलते हैं? यूटिलिटी पेमेंट्स लाइक आपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शंस दे दियो कि इस डेट को हमारे इस चीज़ का पेमेंट किया जाए, लाइक रेंट पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, अदर म्यूचुअल फंड्स के लिए जो आप अमाउंट पे करते हो तो इस डेट को ये पे किया जाए, उसके लिए बैंक आपसे कुछ पैसा चार्ज करेगा, उस चीज़ के लिए फ़ी चार्ज करेगा, तो यूटिलिटी पेमेंट्स भी करता है बैंक। हायर परचेज सर्विसेज, हायर परचेज के लिए वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा के देता है। इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस चीज़ों के लिए इंश्योरेंस सर्विसेज देता है। कलेक्शन एजेंट, वो एक कलेक्शन एजेंट के रूप में वर्क करता है। कलेक्शन एजेंट के रूप में लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपन ने देखा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपन ने क्या देखा, आपने भी पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, कि हम कभी कभी होता है हम बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, हम बिल बैंक के पास भेज देते हैं कि ड्यू डेट पे आप वो बिल का अमाउंट ड्रॉई से कलेक्ट कर लेना, तो उसको क्या बोलते हैं, तो हम वहाँ पे बैंक एज एन एजेंट हमारे लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कलेक्शन एजेंट। तो ये कौन सी हो गई? नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ हो गई, जो कि कोर एक्टिविटीज़ नहीं होती है बैंक की। क्लियर है? तो हमने क्या देखा? फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंकिंग फंक्शन, नॉन बैंकिंग फंक्शन। बैंकिंग फंक्शन में क्या क्या देंगे? जो उनकी कोर एक्टिविटीज़ होगी, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, लैंडिंग, एडवांसेज एंड अदर फंक्शंस आ जाएंगे। उसके अलावा आ जाएंगे आपके नॉन बैंकिंग फंक्शंस। क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा बैंक का मीनिंग। मैंने आपको बैंक का बेसिक मीनिंग बताया कि बैंक आखिर क्या होता है, बैंक में कैसे क्या वर्क होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड रिकंसिलिएशन। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें रिकंसिलिएशन का मीनिंग क्या होता है? तो रिकंसिलिएशन का मीनिंग आप क्या समझते हो? हम किसी चीज़ को रिकंसाइल करना, आपने सुना होगा, तो हम रिकंसाइल किसको करते हैं भाई? अगर आपके पास कोई बोले कि रिकंसाइल करके दो, तो सबसे पहले आप उससे क्या क्वेश्चन करेंगे? क्या मुझे कोई 2 डॉक्यूमेंट्स दो जिनको मैं वेरीफाई करूँ, जिनको मैं रिकंसाइल करूँ किसी चीज़ को। मतलब आपको रिकंसाइल करना होगा तो आपको इसलिए 2 चीज़ों की तो जरूरत होगी ना। आप किसी चीज़ को खुद से कैसे रिकंसाइल कर सकते हो भाई? अगर आपको किसी को जो चेक करना है, किसी चीज़ को किसी से रिकंसाइल करना है, तो 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। क्लियर है? तो रिकंसिलिएशन के सबसे पहले आपको क्या लगेगा? मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर आप देखोगे दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। अगर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो मैच है, तो फिर तो वो ऑलरेडी रिकंसाइल्ड ही है, वो दोनों मैच हो रखे हैं। बट अगर उनमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उनको सॉल्व करोगे, उन दोनों को रिकंसाइल, उसको बोलते हैं रिकंसाइल करना। कि जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं हमने पहले उनको ढूंढा, उनको सॉल्व किया और फिर दोनों को आपस में उनको मैच कर दिया, उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन। क्लियर है? अब मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊं, रिकंसिलिएशन इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस दैट कंपेयर 2 सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स टू चेक दैट फिगर्स आर करेक्ट एंड इन एग्रीमेंट। तो ये रिकंसिलिएशन क्या एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं? 2 सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, 2 सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स को आप कंपेयर करते हो, चेक करते हो कि उनके फिगर्स बराबर है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, एग्रीमेंट में है या नहीं। एग्रीमेंट मतलब इन लाइन वो हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन। अब हमारे टॉपिक में अगर हम इसका यूज़ देखें रिकंसिलिएशन का, तो क्या होता है? दे आर 2 पॉइंट्स ऑफ कंपेरिजन एंड दे डू नॉट मैच विथ ईच अदर। लाइक रिकंसिलेशन अभी मैंने बताया, आप किसको करोगे? 2 पॉइंट्स को, 2 चीज़ों को रिकंसाइल करोगे। कुछ डिफरेंसेस आ रहे होंगे तो आप डिफरेंसेस को पहले देखोगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, फिर उनके रीजन ढूंढोगे, उनको रिजॉल्व करोगे। तो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, दे डू नॉट मैच विथ ईच अदर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फाइंड आउट रीजन ऑफ डिफरेंसेस, कि वो डिफरेंसेस क्यों क्यों आ रहे हैं, हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो हमारे टॉपिक में 2 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन क्या क्या दे रखे होंगे? हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो हमारे 2 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या होंगे? एक होगा बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कि हमारी बुक में कितना बैंक का बैलेंस आ रहा है। तो हमारी बुक में बैंक का बैलेंस कहाँ पे आता है? कैश बुक के बैंक कॉलम में। इसी तरीके से बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, ठीक है, और एज पर बैंक स्टेटमेंट, कि जो बैंक में हमारा अकाउंट है, तो बैंक में जब हमारा अकाउंट होता है तो उसकी एक होती है बैंक की पासबुक होती है, उसमें आपके सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, उसमें आपका आखिर बैलेंस कितना आ रहा है। तो आपके लिए 2 पॉइंट क्या हो गए? आपके एक पॉइंट हो गया आपका बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस जो आपके एज पर बुक्स आ रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ रहा है। एक हो गया आपकी बैंक की पासबुक। तो आप उन दोनों चीज़ों को मैच करोगे और देखोगे कि क्या क्या रीजंस डिफरेंसेस के हो रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं है डिफरेंस तो वो तो ऑलरेडी रिकंसाइल्ड है। बट अगर वहाँ डिफरेंसेस आते हैं तो आप देखते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड करी, मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी, तो फिर आप इन दोनों को मैच करते हो। क्लियर है? इसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन। थर्ड मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्टेटमेंट? स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब स्टेटमेंट क्या होता है? जहाँ पे एक डेटा को सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया जाता है।
तो हमारे टॉपिक में स्टेटमेंट क्या होता है? ए स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट आइटम्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बिटवीन अ बैंक और अदर ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर। तो स्टेटमेंट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप डेबिट और क्रेडिट लिखते हो बिटवीन अ बैंक, कि बैंक में क्या डेबिट, हमारे में क्या क्रेडिट, ऐसे आप एक पूरा स्टेटमेंट बनाते हो, डेबिट क्रेडिट, ये आइटम वो आइटम। तो उसमें क्या होता है, जो जो भी बैंक में ट्रांजेक्शन हुए और हमने क्या रिकॉर्ड किया, उस तरीके से हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो एक पूरा एक टेबुलर फॉर्म में सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड्स हो जाती है। तो स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट आइटम्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बिटवीन अ बैंक और अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। सो कलेक्टिवली अब हम तीनों को कंबाइंड व्यू में देखें तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मतलब मीनिंग निकल के आता है। सो कलेक्टिवली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो इसको कौन बनाता है? इसको अकाउंट होल्डर बनाता है। अकाउंट होल्डर एक पर्टिकुलर डेट को बनाएगा टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस। क्यों बनाएगा? वो बैंक बैलेंस को मैच करना चाहेगा एज पर बैंक की पासबुक की, जो मेरी बुक में बैंक बैलेंस आ रहा है वो क्या पासबुक में जितना आ रहा है उतना शो कर रहा है क्या? ठीक है। टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक शोइंग एंट्रीज बिकॉज ऑफ इस डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेज एग्जिस्ट। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वो जो रिकंसाइल करेगा और रिकंसाइल करते करते वो क्या देखेगा, उसमें वो लिखेगा कि क्या क्या रीजंस है डिफरेंसेस के। ठीक है, रीजंस के सारे वो जो भी डिफरेंसेस के रीजंस है वो सारे लिख देगा। उसके बाद वो रिकंसाइल अपने आप चीज़ें हो जाएगी, जिसकी वजह से वो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सारे रीजंस वहाँ पे नोट डाउन कर देगा। इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर है? तो यहाँ आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा अकाउंटिंग प्रोसेस में बीआरएस कहाँ पे आता है, तो हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, हमने उसका मीनिंग देखा, हमने समझा बैंक इसको बोलते हैं, रिकंसिलेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हमने एक कंबाइंड व्यू में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मीनिंग देखा। सो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, प्लस आप अपने इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है? सो थैंक यू।